नमस्कार दोस्तों। असम राइफल्स में स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स पर्सन कोटा से बहुत सारी जो है वैकेंसीज खुली हुई हैं। लगभग 104 हैं, जिनके बारे में अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। पूरा नोटिफिकेशन समझाने वाला हूँ, कितना फिजिकल टेस्ट है, क्या है ना, क्या मेडिकल होगा, मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगी, है ना, टाई होने पर क्या होता है, मैं सब बताऊंगा आपको, है ना। आपको अपने इक्विपमेंट खुद के ले जाने हैं कि नहीं, क्योंकि देखिए स्पोर्ट्स कोटा से है तो अब कहाँ कहाँ के स्पोर्ट्स इंटरनेशनल नेशनल यूनिवर्सिटी क्या मान्य है नहीं मान्य है, सारी बातें हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर असम राइफल की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये मैंने आपको इसलिए दिखाई क्योंकि मैं आपको ये लिंक दिखाने वाला था। यहाँ पर जो है ना, ये जो ये है ना, ये लिखी हुई यहाँ पे ये लिंक, ये देखिए, ये तो खैर ये जूम हो रहा है, ये यहाँ पर देखिए ना, ये देखा असम राइफल्स .gov.in। तो यहाँ पर ये बताने जा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर मैं ऑफिशियली आया हुआ था। अब यहाँ पर आपको कहाँ जाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये दिख रहा है ज्वाइन असम राइफल्स, यहाँ पर बस ये ऑनलाइन फॉर्म में क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं आपको ये वाली लिंक भी दे दूंगा और साथ में ये ऑफिशियल वेबसाइट की ये वाली लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। हालांकि आप ये खुद ही टाइप करके पहुंच सकते हो। टाइप करोगे सीधे यही पेज खुलेगा और ऑनलाइन फॉर्म में यहाँ पे खुल जाओगे। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म को क्लिक करोगे ना आप, जैसे ही, तो बस आपके सामने एक ये फॉर्म खुल के आ जाएगा। आपको दिख रहा होगा कि ये जो है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है ना, स्पोर्ट्स पर्सन, ये देखो पूरा नीला नीला दिख रहा है आपको जो भी मैंने क्लिक किया। ठीक है, अब आप इसको सारा भर सकते हो। पूरा भरने के बाद दोस्तों इसका प्रिंट निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको ये कॉलेज बुलाएंगे वहाँ पे फील्ड ट्रायल के लिए, है ना, या मेडिकल के लिए, तो वहाँ पर ये सब ज़रूरत पड़ेगा। तो ये पूरा फॉर्म भरना, अपना स्टेट, अपना जो भी ट्रेड है ना, राइफलमैन के लिए, क्योंकि उसी के लिए भर्ती खुली है। राइफल पोस्ट आपको मैं बता देता हूँ, राइफलमैन ही है ना, जनरल ड्यूटी के लिए। और छूट वगैरह सब मिलेंगी आपको। ठीक है, बाकी आप कौन से कास्ट को वो बताना आपको, और ये सब भर के यहाँ से एग्री करके आगे बढ़ जाना। ठीक है, और ठीक है, तो ये पूरा फॉर्म आपको भरना है। तो मैं आपको ये फॉर्म नहीं बता रहा हूँ अभी, मैं आपको ले चलता हूँ सीधे के सीधे कहाँ, जो हम PDF पढ़ने वाले हैं कि भाई हमें तो ये समझना है सर कि ये है। ठीक है दोस्तों, तो हम आ चुके हैं यहाँ पर। देख सकते हो आप, ये ऑफिशियल इनका नोटिफिकेशन है। तो मैं अब आपके लिए पढ़ देता हूँ इसको फटाफट से। ठीक है, तो असम राइफल की ये जो है ये जॉब है दोस्तों, है ना, मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए खोली गई है। रिक्रूटमेंट रैली है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है स्पोर्ट्स पर्सन कोटा है ना, रिक्रूटमेंट रैली जो स्पोर्ट्स पर्सन चाहता है। 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, आपको ये ध्यान रखना है ना। 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। ये फॉर्म खुल चुका है 26 मार्च से, तो आप इसे भर सकते हो कभी भी जा करके। ठीक है, और जल्दी ही भरना, आप चिंता मत करिए। मैं पहले बता दूं आपको, 4 जुलाई से जो है इनके सारे चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, तो आपके पास टाइम बहुत कम है। और कहाँ होगा आपका ये रिक्रूटमेंट रैली, तो ये जो है असम राइफल का जो हेडक्वार्टर है, कहाँ पर है ये इनका हेडक्वार्टर मंत्री पुकरी मणिपुर में। ठीक है, तो मणिपुर आपको जाना पड़ेगा जब ये बुलाएंगे, अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए तो। ठीक है, कॉलिंग लेटर के साथ आपको जाना पड़ेगा। तो क्या क्या लेके जाना मैं बताऊंगा आपको सारा कुछ, आप चिंता मत करिए। तो अभी फिलहाल के लिए 104 वैकेंसीज हैं इस मामले में। ठीक है, जो पोस्ट है, पोस्ट का नाम है राइफलमैन, राइफल वोमेन, क्योंकि ये मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसीज खोली गई हैं। ठीक है, अभी आपको दिख जाएगा, देखिए मेल और ये रहा फीमेल। ठीक है, तो किस किस स्पोर्ट्स से ये वैकेंसीज खाली हैं वो समझ लीजिए पहले तो। देखिए फुटबॉल में इन्होंने कहा है कि 10 बंदे हम मेल से लेंगे और 10 बंदियां हम फीमेल से लेंगे। ठीक है, तो टोटल हो गए कितने, फुटबॉल से 20 पोस्ट। ठीक है, अभी बॉक्सिंग की बात करें दोस्तों, तो इस वर्ग में होगा कि कौन किस में फाइट करता है, आपको वो देख लेना है। तो अगर आप इसमें आते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अभी मैं एज भी बताने वाला हूँ कि एज कितनी होनी चाहिए। भाई ये तो मालूम हो गया, मान लो एज हमारी नहीं आ रही तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। बस आप बने रहिए इस वीडियो में, पूरा सुनिए इसको। ठीक है, क्योंकि मैं नोटिफिकेशन को आधा दूरा नहीं छोड़ता हूँ, पूरा बताने के लिए ही मैं उसे लेकर के आता हूँ। तो भाई, तो आप ये समझ लीजिए 11 बंदे लेने हैं, मतलब 11 बंदे और 10 बंदियाँ। ठीक है, तो टोटल हो गई 21 पोस्ट। तो मेल फीमेल का इतना इतना मामला है, और देख लेंगे किस किस कैटेगरी में आप आते हैं। अगर इसमें से है तो आप आया कर सकते हो। भाई रोइंग गेम से 8 लड़के लेंगे, 10 लड़कियां लेंगे। ठीक है, रोइंग में आपको पता है सिंगल स्कल भी होता है, कॉक्स पेयर भी होता है, सिंगल स्कल कॉक्स पेयर। ठीक है, आर्चरी की बात करें दोस्तों, तो इसमें 9 पोस्ट मेल, 9 जो है मेल के लिए है और 6 जो है ये फीमेल के लिए, टोटल 15 पोस्ट हो जाती हैं। ठीक है, और इसमें कंपाउंड डिवीजन, इंडियन राउंड और रिकर्व डिवीजन, इन्हीं 3 से लिया जाएगा। ठीक है, और क्रॉस कंट्री तो 10 लेंगे हम मेल, और फीमेल के लिए इसमें पोस्ट खाली नहीं है। ठीक है, तो क्रॉस कंट्री, और इसकी टाइमिंग देख लीजिए कि 30 मिनट में जो 10 किलोमीटर कर सकते हैं, है ना। टाइमिंग ऑफ 10 किलोमीटर बिलो 30 मिनट्स, है ना। 30 मिनट में 10 किलोमीटर वाली जो ये है, जिन लोग के पास ऐसा वाला है वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फीमेल के लिए कुछ भी नहीं। एथलेटिक्स में भैया 400 मीटर, 3000, 5000, लॉन्ग जंप, जेवलिन, इतना ही है, ध्यान रखेंगे, है ना। तो इसमें तो 10 बंदे लेने, इसमें भी बंदियां नहीं है। ठीक है, सिर्फ 10 पोस्ट ही हैं, और वो मतलब इनमें आपको क्रॉस कंट्री और एथलेटिक्स में फीमेल्स के लिए कोई पोस्ट नहीं है, बाकी सब में थी। पोलो में है 6 लड़कियां ली जा रही हैं और 4 लड़के लिए जा रहे हैं।
ठीक है दोस्तों। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो मेल के लिए टोटल पोस्ट हो जाती है 62 और वहीं फीमेल के लिए हो जाती है टोटल 42 और इस तरह से टोटल हो जाती है पोस्ट 104। अब आप समझ गए होंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा था। खैर ये तो बात हो गई भैया इतनी। तो भाई अब ये तो देखिए क्या लिखते हैं, ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना इसमें कुछ नहीं कि भाई ये जो है ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 26 मार्च का जो आया हुआ है उसमें अवेलेबल है, तो आप उसको पढ़ सकते हो उठा करके, ये सब बताया गया है। और ये बताया गया कि जो वैकेंसीज आप देखते हो 104 वैकेंसीज, ये कम भी हो सकती हैं ज़्यादा भी हो सकती है, पूरी तरीके से डिपेंड करता है किस पर, ये डिपेंड करता है एडमिनिस्ट्रेटिव पर, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन पे। जो असम राइफल्स है पूरा वही इसके राइट रिजर्व रखता है कि वो बढ़ा सकता है पोस्ट को, कम कर सकता है, तो इसको हम बात नहीं करेंगे भाई जब वो कुछ भी कर सकता है तो। अब भैया देखो फोर्थ पॉइंट आपके लिए जरूरी है क्योंकि मैंने इसे पढ़ा है और मैंने इसे जो मार्क किए ना वो तो आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपको इसमें से पहले से अंडरलाइन दिख जाएंगे वो समझ जाइए मैं आपके लिए मेहनत करके इसे लाता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है आपको पता है। देखिए यूट्यूब के दो फीचर्स होते हैं, एक सब्सक्राइब करने वाला और एक होता है बेल आइकन। ये मत सोचिए मैं यहाँ पे प्रचार कर रहा हूँ, मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों ये आप ही के लिए होता है ना। अगर बिल्कुल जेन्युइनली बता रहा हूँ कि अगर कहीं कोई वीडियो आपको अच्छी लगती है ना किसी चैनल की या किसी की भी, और आप चाहते हो कि आप उससे जुड़े रहो, आपको उससे अपडेट्स मिलते रहे। अब यहाँ पर अपडेट्स को अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, आपसे ये क्यों करवाऊंगा वो ध्यान से सुनिएगा। ये जो नोटिफिकेशन है सिर्फ इतना ही पढ़ के नहीं छोड़ दूंगा। आपने ऊपर पढ़ा ना कि या तो ये डेट को आगे भी बढ़ा सकते हैं पीछे बढ़ा सकते हैं। अब आप क्या है कि दिन भर तो इनकी वेबसाइट्स को खोल के नहीं बैठ सकते हो, और कई लोग को तो वेबसाइट्स में भी झंझट हो जाती है कि सर कहाँ ढूंढना है क्या करना है। तो आपके ये सारे काम मैं कर रहा हूँ। अब अगर आपके ये सारे काम मैं कर रहा हूँ, उस नोटिफिकेशन को एक बार मैंने बता दिया तो समझ जाइए इससे जुड़े हर पॉइंट। अब जब जब अपडेट आएगा तो मैं आपको लेकर के आऊँगा वीडियो। तो अब वो वीडियो कैसे मिलेगा, जब भी कोई अपडेट आया है या इसका भाई जारी हो चुके हैं इसके एडमिट कार्ड, आपको बुला लिया गया है, इसका ये सेंटर है, ये आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, या मान लीजिए मेडिकल में कुछ चेंज कर दे कैसे पता चलेगा, फिजिकल में कुछ चेंज कर दे कैसे पता चलेगा, है ना। तो भाई कुछ भी कर सकते हैं ना, इक्विपमेंट यही दे रहे हैं कि आपको लाना है, सब कैसे पता चलेगा आपको। तो ये सब क्या है, ये लोग नोटिफिकेशन लाते हैं अब अपनी वेबसाइट पर डाल देते हैं। अब मेरा काम क्या है 24 घंटे वेबसाइट देखना। ठीक है, तो ये वेबसाइट्स का जो भी काम है ये मैं आपके लिए करता हूँ, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाता हूँ। तो ये कैसे पहुंचेगी दोस्तों, जब मैंने कोई वीडियो बनाया और अपलोड तो कर दी, अब मालूम चला कि 4 दिन बाद जब उसकी डेट निकल गई तब आपने वो वीडियो देखा, तो कोई मतलब है क्या। तो अगर आपको लगता है कि यूजफुल वीडियो है तो ये आप ही के लिए, तो आपको इसका बेल आइकन प्रेस करना है सब्सक्राइब होने के साथ। इससे क्या है कि मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में ना यहाँ टॉप पे ऊपर में पॉपअप्स आते रहेंगे कि सर अभी अभी डिस्कशन विद मनोज ने असम राइफल्स जुड़ा एक और वीडियो बनाया है। तो अब आपको दिमाग में आएगा और देख रहे हो। तो ये एक तरह से रिमाइंडर है, याद दिलाना कि मैंने कोई फॉर्म भरा है उसमें कोई चेंज आया तो मुझे पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसको, समझ गए दोस्तों। वह इसीलिए था, तो इसको याद रखिए और आगे भी बढ़ाते रहिए अगर कोई स्पोर्ट्स वाला आपको मिलता है और उसको पढ़ना तो। ठीक है, चलिए पहले तो हम फोर्थ पॉइंट डिस्कस कर लें। इनने कहा है कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल कैंडिडेट्स अगेंस्ट वैकेंसीज ऑफ मेल्स। अब इसका देखो सीधा सा मतलब ही है, इनने कह दिया कि मान लीजिए कि अगर मेल की जितनी पोस्ट है, जैसे कि जो भी 62 पोस्ट है, हमें मालूम चला कि लड़के इतने उपलब्ध नहीं हुए, हमारी सीटें खाली रहेंगी, तो ये क्या करेंगे, जितनी भी खाली सीटें रहेंगी वो सारी की सारी फीमेल को ट्रांसफर कर देंगे। यानी इसका आसान सा मतलब ये समझ जाइए आप कि ये जो अभी आपने देखा ना कि फीमेल की यहाँ पर 2 पोस्ट, सपोज करो कि एथलेटिक्स में ये बंदे नहीं मिले 400, इसके लिए हमारे पास ये 10 लड़के नहीं हो पाए, हमारे को 2 ही लड़के मिले, अब बची 8 पोस्ट तो हम दे देंगे लड़कियों को, अब हम लड़कियां भर्ती करेंगे उसमें से। समझ गया। और ऐसे ही सभी में, चाहे वो आर्चरी में हो चाहे किसी में भी हो, सब में अगर लड़के नहीं मिल पाए तो उसमें लड़कियां भरना शुरू कर देंगे, वो पोस्ट सारी की सारी लड़कियों को ट्रांसफर हो जाएगी। समझ गए दोस्तों। और सिर्फ इतना ही नहीं, गेम्स के भी हिसाब से इतना ही है ना, गेम्स के हिसाब से भी इतना है। सपोज करिए कि पोलो के लिए कोई आ ही नहीं पाया, है ना, तो मतलब पूरी 10 सीटें खाली रहेगी, तो क्या अब ये पोलो पे कुछ नहीं भर्ती होगा, क्या ये बाद में भर्ती करेंगे, नहीं। अभी क्या करेंगे, पूरी की पूरी 10 सीट पोलो गेम को हटा देंगे, है ना। अगर कोई भी नहीं आया इस भर्ती के दौरान इसमें, या एलिजिबिलिटी के कारण कोई आए भी और पास नहीं हो पाए, तो ये पूरी की पूरी 10 पोस्ट जो है ना ये एथलेटिक्स को दे देंगे, या क्रॉस कंट्री को दे देंगे, आर्चरी को दे देंगे। मतलब समझ रहे हो, 2 तरीके से, यानी मेल की सीट खाली हुई तो फीमेल को दे देंगे, और फीमेल की सीट खाली रही तो मेल को दे देंगे। अगर कोई गेम की सीट नहीं भराई तो ये जो सीटें हैं ये दूसरे गेम में मर्ज कर दी जाएंगी। मतलब उसके फिर बंदे, जैसे मान लो पोलो के 10 बंदे नहीं आए तो हम क्या करेंगे, हम 10 सीट यहाँ बढ़ा देंगे। अब आपको देख रहा है 10 सीट यहाँ बढ़ गई है, तो ये अब 10 नहीं रहेगा, ये 20 सीट हो जाएगी। समझ गए। सपोज करो अब इसी सेम में लड़के ही नहीं आए, 20 खाली है, तो अब ये 20 की 20 फीमेल की हो जाएगी। समझ गए आप। तो इस तरह से ये काम करता है। चलिए बहुत अच्छे। तो यहीं पे ये जो पूरी बातें हैं वो यही इसमें यही सब कहा गया है और कुछ नहीं, है ना। अब देखिए कैसे अप्लाई करना भाई, जैसे अभी मैंने बताया ना ऑनलाइन एप्लीकेशन जहाँ पे था वो मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पहुँच जाना आपको करना है। देखिए मुख्य बात अब यहाँ से शुरू होती है, जो यहाँ पे लिखा है आपको करना है अपना, जैसे ही आपने एप्लीकेशन भर दिया तो कैंडिडेट हैज़ एन ऑप्शन टू मेक ऑनलाइन पेमेंट। आपको ऑनलाइन पेमेंट करने का भाई एक लिंक मिलेगा वहाँ पे फॉर्म भरने के बाद, है ना, फॉर ऑनलाइन पेमेंट, या फिर और दूसरे भी मेथड मिल सकते हैं। अल्टरनेटिवली द पेमेंट कैन बी मेड एट एनी SBI काउंटर्स एज वेल, कहीं से भी भर सकते हो आप SBI किसी भी काउंटर में। जरूरी नहीं कि आप ऑनलाइन लिंक जो मिली वहीं से भरो, आप जाके बैंक से ही भर
भर सकते हो। दोनों ही केस में जब आप ऑनलाइन खुद भरोगे तो एक रिसिप्ट आएगी, ठीक है, और अगर एसबीआई से जाके भरोगे तो चालान आएगा। और दोनों के दोनों इन बोथ द ऑप्शंस, ये देखो लिखा है ना, द कैंडिडेट विल हैव टू अपलोड, आपको उसकी कॉपी जो है चालान की या रिसिप्ट की, ऑनलाइन भरा है तो रिसिप्ट मिलेगा, बैंक गए हो तो चालान मिलेगा, इनकी कॉपी को अपलोड करना है, ठीक है। कैंडिडेट वाइल रिपोर्टिंग, अब देखो जो लोग फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए रिपोर्ट करेंगे, देखो ये सब मैं बताऊंगा अभी, फील्ड ट्रायल और फिजिकल स्टैंडर्ड। फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या आता है दोस्तों, फिजिकल स्टैंडर्ड में आपकी हाइट, चेस्ट, नॉक नी तो नहीं है ना, फुट फ्लैट तो नहीं है, ये सब देखते हैं, ठीक है, आई विजन कितना है, तो ये सब फिजिकल स्टैंडर्ड में आता है। फील्ड ट्रायल में क्या आएगा, आप किस गेम से हो, आर्चरी से हो तो आपसे आर्चरी करा लेंगे, समझ गए, तो ये गेम वाला ट्रायल है, तो ये दोनों होंगे। इसके बाद आपका मेडिकल भी होगा, तो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा, आपका फील्ड ट्रायल भी होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत आती है आपको मान लो फिजिकल टेस्ट से भगा दिया जाए, तो आप एक बार अपील कर सकते हो, ठीक है, एक बार अपील कर सकते हो, और एक बार अपील करने के बाद जो रिजल्ट सामने वाला देगा, फिर आप उसमें कोई भी अपील नहीं कर सकते, अगर उसने जो फाइनल दे दिया डिसीजन वही फाइनल हो जाएगा। सेम सब में आप मेडिकल में फेल होने के बाद एक बार अपील कर सकते हो, लेकिन मेडिकल वाले ने अगर बोल दिया कि नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। और याद रखिए दोस्तों, फील्ड ट्रायल के लिए मैं एक चीज आपको पहले से इन्फॉर्म कर दूं, आपको खुद की किट लानी है ना, खुद के टूल लाने हैं, खुद की ड्रेस लानी है, ये सब आपका पर्सनल रहेगा। कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस भी नहीं दे रहा है, टीए डीए कुछ नहीं मिल रहा है कि आप सोचो कि मैं पहली बार जा रहा हूं सर टीए डीए मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला। कोई अकोमोडेशन भी नहीं देंगे, रहने रुकने की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ तक कि कोई इंजरी भी हो गई ना तो भी इनके ऊपर कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं, ठीक है, कि भाई इंजरी हो गई है, बंदे का हाथ टूट गया, कुछ हो गया तो कुछ मतलब नहीं, डेथ भी हो जाए साफ साफ लिखा हुआ है, कोई मतलब नहीं, कुछ भी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। आपको अपने टूल्स खुद ही लाने हैं, तो ठीक है, आपको अपने हथियार खुद लेकर के जाने भैया। अगर अगर आप जेवलिन फेंकते हो, जेवलिन आपका खुद का रहेगा, उसकी किट भी आपकी रहेगी, वहां कुछ भी उपलब्ध नहीं होगा, पहले बता रहा हूँ, ठीक है, वहां कुछ भी मत मांगना, वो कुछ नहीं देंगे आपको, ठीक है। अच्छा चलिए, अब ये तो मैंने कुछ बातें यहाँ पर आपको पहले से समझा दी। तो इनने ये कहा है कि कैंडिडेट्स जो रिपोर्ट करने वाले हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फील्ड ट्रायल या डिटेल्ड या मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए या रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन के एज पर एप्लीकेबल विल, तो इनको क्या करना है, जब भी आप ये जाओगे ना यहाँ पे, तो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा ओरिजिनल कॉपी ऑफ पेमेंट रिसिप्ट या चालान, है ना, फॉर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। मतलब ये है कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो तब तो आप कॉपी भर दो उसकी, चालान और रिसिप्ट की, लेकिन जब आपको बुला लिया जाए, आप सिलेक्ट हो जाओ, भाई आपका फॉर्म सिलेक्ट हो गया, तो आपको फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए बुलाएंगे, तो जब आप जाएंगे तब आपको बिल्कुल जो इसकी कॉपी है ओरिजिनल वो लेकर के वहां जाना है, तब फोटोकॉपी मत दिखाने लगना, ठीक है। चलिए, मान लीजिए कि अगर किसी ने अपलोड नहीं किया अपने रिसिप्ट और चालान, है ना, ऑनलाइन नहीं किए थे, है ना, ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, द कैंडिडेचर ऑफ सच एप्लीकेंट रिजेक्ट कर दिया जाएगा उनको। अब यहाँ पे इस पिंक वाली लाइन को पढ़ना, द कैंडिडेट विल ऑल्सो प्रोड्यूस द प्रिंटेड कॉपी, इन्हें प्रिंटेड कॉपी भी देनी पड़ेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की, है ना, फॉर्म ड्यूली कंप्लीटेड एंड अ कॉपी ऑफ, और एक कॉपी भी लानी पड़ेगी कॉलिंग लेटर की जो डाउनलोड किया था आपने वेबसाइट से। फीलिंग विद द कैंडिडेचर विल बी कैंसर। अब आपको आसान भाषा में समझाता हूँ कि ये लोग क्या क्या मांग रहे हैं आपसे, ठीक है, थोड़ा सा नीचे यहाँ पर बताता हूँ, देखिए यहाँ साइड में देखिएगा, इनने क्या क्या बोला कि जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए जाओगे वहाँ, तो वहाँ पर आपको क्या क्या दिखाना है, आपको दिखाना है क्या, ओरिजिनल ना, ओरिजिनल कॉपी दिखानी है आपको, काय की ओरिजिनल कॉपी दिखानी है ना, मैंने बता दिया आपको, या वही चालान की देखो, ऑनलाइन तो पहले भरना है, ऑनलाइन जब सबमिट करोगे तो ऑनलाइन तो अपलोड कर ही देना, नहीं किया होगा और सोचोगे यहाँ डायरेक्ट ले जाऊँ तो यहाँ मना कर देंगे, ऑनलाइन आपको पहले अपने चालान को अपलोड करना है, ये कॉपी अपलोड करना है, ठीक है, चालान की। और फिर जब आप पास हो जाओ, आप शॉर्टलिस्ट हो जाओ और आपको पीएसटी के लिए बुलाए फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए, तो वहाँ पर ओरिजिनल चालान लेकर के जाना है या ओरिजिनल रिसिप्ट लेकर के जाना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ क्या लेके जाओगे, ये जो फॉर्म भरोगे ना आप ऑनलाइन, जो फॉर्म मैंने बताया था ना प्रिंट करना है, उसकी एक कॉपी लेकर के चले जाना प्रिंट की, और कॉल लेटर लेकर के चले जाना, ठीक है, ये तो ये सब लेकर के जाना है आपको, समझ गए। सॉरी दोस्तों। अच्छा, अब आगे सुनिए, देखिए सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये आपसे कैसे बात करेंगे, तो याद रखेंगे ये अपना सारा कुछ है तो नोटिफिकेशन ला देंगे वेबसाइट पर, उससे बात करेंगे, तो अब आप यहाँ तो फंस जाएंगे, तो यहाँ पे मैं आपके काम आऊंगा, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था आपको कि आप सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि मैं आपके काम के लिए कर रहा हूँ दोस्तों, ये और कुछ नहीं है ना, और कुछ वजह नहीं है, ठीक है। अपने अंदर बाकी चीजें नहीं सोचेंगे। दूसरी बात, अपने ईमेल आईडी और एसएमएस, इससे तो ये आपसे बात करेंगे ही करेंगे, कुछ भी अगर है तो ये ईमेल एसएमएस आपको करेंगे, इसलिए आप समझ गए होंगे कि आपको मेल आईडी बिल्कुल सही देनी है जब आप फॉर्म भरें, और एसएमएस के लिए फोन नंबर भी बिल्कुल सही देना, ठीक है, इसमें कुछ भी गड़बड़ी मत कर देना। चलिए भाई, एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं दोस्तों। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना, एक सेकंड, बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा सा कम जूम कर दूं, है ना, ज़्यादा बड़ा भी नहीं देखना है आपको। चलिए, अब एसबीआई फीस, सॉरी एसबीआई कह रहा हूँ, एप्लीकेशन फीस जो है वो 100 रुपये है, और ये किसके लिए है, जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए, ठीक है। ओबीसी जनरल को इतना देना, बाकी किसी को कुछ भी नहीं देना, नो फी। एससी के लिए, एसटी के लिए और फीमेल के लिए कोई चार्ज है ही नहीं, सिर्फ जनरल और इनके लिए ही है।
ठीक है। और देखिए अब फीस कहाँ दोगे आप, है ना, जब चालान कटेगा या जब आप पेमेंट करोगे तो कहाँ जाएगा, द फी विल बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन, ऑनलाइन भरना है बाय द कैंडिडेट इनटू एसबीआई का जो करंट अकाउंट है, ये नंबर है उसका, ठीक है, इन फेवर ऑफ, यानी इनके नाम से करना है, रिक्रूटमेंट ब्रांच HQ इतना शिलोंग, ऐसे करते हुए, है ना, इनको करते हुए, ठीक है, पेबल एट दी SBI HQ डागर लेक्टोर ब्रांच, इसका IFSC कोड ये दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इनने पूरे अकाउंट की डिटेल आपको दे दी है, बस इसी में आपको अपने 100 रुपये जमा कर देना है। किसको जमा करना है, जनरल वालों को और OBC वालों को। SC वाले हो, ST वाले हो, फीमेल हो, तो आपको कुछ भी नहीं भरना है, मतलब आपको फीस से तो इससे तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो आपको ना इसका कुछ चालान जनरेट करना है, ना ऑनलाइन अपलोड करना है, ना वहाँ लेकर के जाना है, लेकिन बाकी चीज़ें आपके लिए रहेंगी। चलिए साहब, तो ये आप समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया की, एज किसना के लिए कितना है। तो भाई राइफलमैन की जॉब के लिए जो एज है वो 18 से 23 साल की है, ठीक है। अब इसमें जो है अपर एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, जनरल OBC को मिलेगा 5 साल का, SC ST को मिलेगा 10 साल का, ठीक है, ये याद रखना है। भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, 10th क्लास मांगा है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं मांगा है। ये आपके लिए सिर्फ इसलिए है, भाई 18 से 23 है ना, तो भाई उम्र के लिए, तो एज को ये सर्टिफाई करेंगे, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशंस क्या क्या मांगी गई हैं। प्लेयर्स ऐसा होना चाहिए जिसने पार्टिसिपेट किया हो या तो इंटरनेशनल कंपटीशन में, या तो नेशनल कंपटीशन में, या तो इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में। अब देख लो जरा कौन कौन अप्लाई कर सकता है, पहले बोल रहा है, या तो आपने इंटरनेशनल कंपटीशन खेला है तो आप अप्लाई कर लो, नेशनल, इसका सर्टिफिकेट लगेगा, लेकिन जो भी होगा इनमें से एक, उसका सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। इंटरनेशनल कंपटीशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेशनल कंपटीशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट का सर्टिफिकेशन होना चाहिए, नेशनल स्पोर्ट्स, अब मान लीजिए कोई नेशनल स्पोर्ट्स या गेम्स खेला है स्कूल्स के लिए, है ना, फॉर स्कूल्स, नेशनल अवार्ड विनर इन नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव, इनमें से कुछ भी अगर किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है, 10वीं पास, बस बात खत्म। चलिए साहब, और 18 से 23 साल की उम्र होनी चाहिए, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर ये इन्होंने लिख दिया है कि अगर ये कॉम्पिटिशन से नीचे लिखे तो इनके रिस्पेक्ट में ये अथॉरिटी अवार्डिंग सर्टिफिकेट होने चाहिए। जैसे अगर किसी ने, एग्जांपल बता रहा हूँ, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन खेला है तो किस अथॉरिटी का ये मान्य करेंगे। अगर इंटरनेशनल खेला है तो सेक्रेटरी होना चाहिए, उसके द्वारा मान्य होना चाहिए, ये अथॉरिटी मान्य करेगी, मतलब इसके द्वारा एक सर्टिफिकेट आपको मिला होना चाहिए कि हाँ भाई इंटरनेशनल खेला है, ठीक है। तो ये सेक्रेटरी है कहाँ, ऑफ द नेशनल फेडरेशन ऑफ द गेम कंसर्न। तो नेशनल फेडरेशन ऑफ द गेम कंसर्न के जो सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा आपको सर्टिफिकेट मिला ही होगा, समझ गए, अगर आपने इंटरनेशनल खेला है तो। अगर आपने नेशनल खेला है तो फिर सेक्रेटरी ही चाहिए यहाँ पर, लेकिन अभी किसके हैं, नेशनल फेडरेशन और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एसोसिएशन ऑफ द गेम कंसर्न। अब बड़ी बात है, नेशनल है तो स्टेट लेवल पर बात हो जाएगी इसके, और ये जब था तो ये कंट्री लेवल पे। अब इंटर यूनिवर्सिटी की बात करो तो इसमें डीन ऑफ स्पोर्ट्स, है ना, या अदर ऑफिसर्स इन ओवरऑल चार्ज ऑफ स्पोर्ट्स, कोई भी दूसरा, या तो डीन दे दे या तो कोई भी दूसरा स्पोर्ट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, है ना, जिस यूनिवर्सिटी में आप थे उसका इंचार्ज या उसका डीन आपको सर्टिफिकेट देगा। नेशनल खेला आपने या स्पोर्ट्स या गेम्स फॉर स्कूल्स खेले तो डायरेक्टर या फिर एडिशनल या जॉइंट डायरेक्टर या डेप्यूटी डायरेक्टर पूरे उसके स्पोर्ट्स का, गेम्स का, स्कूल के, है ना, इन द डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस एंड एजुकेशन ऑफ द स्टेट, इनके द्वारा एक सर्टिफिकेट आपको मिलना चाहिए। अब नेशनल अवार्ड्स इन फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव, तो इसमें भी सेक्रेटरी होगा या कोई दूसरा ऑफिसर होगा जो कि फिजिकल एफिशिएंसी इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी जो है उसके द्वारा आपको मिलना चाहिए, समझ गए। तो ये आप अच्छे से देख लेना कि आपको मिला है कि नहीं। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा एज लिमिट और समझाता हूँ कि जनरल OBC के लिए जो है वो 18 से 28 साल की है, समझ गए ना। जनरल मालूम है ना, 5 साल की छूट मिल रही है तो 5 साल की छूट है, यहाँ मत परेशान होना। ये जो ऊपर एज लिखी है ये तो इन्होंने बता दी कि इतनी होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन कितना रिलैक्सेशन दे रहा है 5 साल का। तो जब जनरल के लिए देखोगे तो 18 से 23 नहीं होगा, फिर 18 से कितना हो जाएगा, 18 से 28 हो जाएगा, 5 साल जुड़ गया। और ST के लिए कितना हो जाएगा दोस्तों, इनका 10 साल जोड़ो तो 18 से 33 हो जाएगा। तो बस यही देखना आपको, 18 से 28 और 18 से 33 देखने को मिलेगा नीचे। अभी यहाँ पर आ जाओ आप, ये देखो दिख रहा है आपको 18 से 28, तो ये जनरल OBC के लिए 5 साल की छूट, SC ST के लिए 10 साल, तो 18 से 33। और ये कहाँ से काउंट करेंगे वो ध्यान देना है आपको, अपने डेट ऑफ बर्थ को बस इससे मैच करना है। अगर इससे पहले है तो एलिजिबल नहीं हो, है ना, और 1 अगस्त 2004, और अगर इसके बाद तो एलिजिबल नहीं। सीधे डेट देख लो, मान लो कोई 2 अगस्त 2004 को पैदा हुआ, वो एलिजिबल नहीं, समझ गए। भले उसे लगे कि वो 28 साल का दिख रहा हो, है ना, गूगल पे डालने पे, तो इस पे बात नहीं बनेगी। आपको डेट से उसे देख करके रखना है। 10वीं की मार्कशीट रख देना, ठीक है, और इसमें तो कुछ भी खास नहीं है, इसको हटा देते हैं हम। और याद रखिए अगर आप SC ST या कुछ भी रिलैक्सेशन फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको इनके सर्टिफिकेट्स वहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे, चाहे SC ST OBC के, नॉन क्रीमिलियर के, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देखिए दोस्तों, इसमें ये बताया गया है कि किसको हम प्रेफरेंस देंगे। मान लीजिए पहला प्रेफरेंस किसको मिलेगा सिलेक्शन में,
ये भाई किसको हम देंगे, मतलब जैसे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाना है या फील्ड टेस्ट के लिए बुलाना है ना, या मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाना है, भाई यही है लाइन से, पहले फिजिकल होगा, फिर फील्ड होगा, फिर मेडिकल होगा। ठीक है, और याद रखिए इन्हीं के हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगा भैया। मेरिट लिस्ट आपका फिजिकल टेस्ट और सॉरी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फील्ड टेस्ट के आधार पर ही मेरिट लिस्ट तैयार होगी, तो इसका आपको खास ध्यान रखना। तो पहला प्रेफरेंस किसको मिलेगा, देखिए मान लीजिए दो बंदे हमारे सामने, एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स खेला है, एक नेशनल खेला है, तो हम प्रेफरेंस देंगे इंटरनेशनल वाले को। अब एक हमारे सामने नेशनल खेला हुआ है, एक स्टेट खेला हुआ है, तो हम किसको देंगे, नेशनल वाले को देंगे। अगर हमारे पास भैया स्टेट वाला और यूनिवर्सिटी वाला खेला हुआ है तो भाई स्टेट वाले को देंगे, यूनिवर्सिटी और स्कूल वाले तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी वाले को देंगे। तो मतलब ये तो आप समझ गए कि रैंक में प्रेफरेंस करते हैं भाई, जिसने ज़्यादा बड़ा गेम में अपॉर्चुनिटी हासिल की है, खेला है, तो हम उसको ज़्यादा बढ़ा देंगे। बस यहाँ पे आप वही देखोगे कि किसको किसको हमने कितना दिया है। तो नेक्स्ट प्रेफरेंस भाई ऐसा है कि यूनिवर्सिटी को, फिर नेक्स्ट मिलेगा तो स्टेट स्कूल को, समझ गए ना। तो वो तो खैर आपके उस पर निर्भर करता है, देखो फिर नीचे नीचे गिरते गिरते ऐसे करते चले जाएंगे, समझ गए ना, सबसे लास्ट वाले में। अच्छा, और अब इसमें तो कुछ खास नहीं है। फिर यहाँ देखिए, फिर यहाँ मैंने अंडरलाइन किया, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सबसे कैंडिडेट का वेरिफिकेशन होगा। तो कैंडिडेट इन पोजीशंस ऑफ, भाई एक तो वैलिड कॉल लेटर लेकर के जाना है, ठीक है। और मैं ज़रा इसका कलर चेंज कर दूँ, ये कर देता हूँ, ठीक है, ये दिखेगा आपको, है ना। तो एक तो वैलिड कॉल लेटर लेके जाना है, फोटो आईडी प्रूफ लेकर के चले जाना, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड, कुछ भी हो जाए जो, वो लेकर के आपको जाना है, ठीक है। फिर यहीं पर आप देखोगे कि, एक सेकेंड, हाँ इसको थोड़ा सा इधर कर दूँ, दिख नहीं रहा था, चलिए, है ना। अब इनिशियल डॉक्यूमेंट में भाई क्या क्या है, ऑल डॉक्यूमेंट्स विल हैव टू अंडरगो डॉक्यूमेंटेशन, जितने भी डॉक्यूमेंट है सबके भाई डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू जाएंगे वो, है ना। मतलब आपको यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है, सर्टिफिकेट ओरिजिनल होनी चाहिए सारे के सारे, जिसमें एज, एजुकेशन, कास्ट जो भी है। अब कास्ट है तो SC ST का तो होगा ही आपके पास, है ना, OBC का, अगर आप इसके थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो ये तो आपको दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। कौन सा स्पोर्ट्स का है तो उसके सर्टिफिकेट सारे, मतलब जितने डॉक्यूमेंट्स हैं सब वहाँ पे लग जाएंगे पूरे के पूरे। डोमिसाइल कहाँ के हो वो भी लगेगा आपका, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट में बोला गया, द कैंडिडेट फाउंड करेक्ट इन इनिशियल, अब जो लोग इनिशियल वेरिफिकेशन में, इसमें और डॉक्यूमेंटेशन में पास हो जाएंगे, करेक्ट पाए जाएंगे, वही अंदर जाएंगे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के, ठीक है, आप समझ गए मेरी बात। तो जो लोग भी यहाँ इनिशियल वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन में पास हुए, उनको जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में भेज दिया जाएगा, और उन्हीं का फील्ड ट्रायल भी होगा। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर आता है दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आखिर होना कैसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइट के बारे में बात कही गई है, ठीक है, ये है हाइट। तो मेल की हाइट कितनी, अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग अलग चीज़ें हैं, उसको मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए ऑल कैटेगरी, सारी कैटेगरी के लिए ऑल ओवर इंडिया, मेल जो है 170 सेंटीमीटर की होनी चाहिए हाइट, और फीमेल की जो है 157 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, ठीक है। और सीना जो है, देखिए लड़कियों के लिए सीना तो नहीं मांगा जाता, आपको पता ही है, लड़कों के लिए होता है यहाँ पे। तो नॉर्मल जो है वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर इसके बाद फूल जाना चाहिए, फुलाना चाहिए, छाती फुलाओ तो 85 सेंटीमीटर तक पहुंच जाए, आसान भाषा में समझ जाइए, बिना फुलाए 80, फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर, ये लड़कों के लिए ऑल ओवर इंडिया। अब बहुत ध्यान सुनना, रिलैक्सेशन की बात करने वाला हूँ, किसको रिलैक्सेशन है, नंबर 1, देखिए बहुत ध्यान सुनना, ऑल कैंडिडेट, जो लोग शेड्यूल्ड ट्राइब से हैं, यानी ST वाले जितने भी बंदे हैं या बंदियां हैं, बंदियां इसमें तो आएगा नहीं, हाइट में भी आ जाएगा लेकिन चेस्ट में नहीं आएगा। तो अगर आप ST से हो तो लड़कों में हाइट 162.5 मांगी गई है, और लड़कियों में 150, बहुत कम कर दी, है ना। और यहीं पर लड़कों में हाइट, अब जो चेस्ट है वो 76 मांगा, बोला 76, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फूल जाए, नहीं 81 सेंटीमीटर तक फूल जाना चाहिए। अगर मान लो आप शेड्यूल ट्राइब के तो हो, लेकिन अब आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट से आते हो, नॉर्थ ईस्ट आपको पता ही है हमारा कौन कौन से होते हैं भैया, असम, मेघालय, सब हो जाएंगे। अगर आप इनमें से हो कहीं से, तो आपके लिए 157 सेंटीमीटर लड़कों की हाइट, 147.5 सेंटीमीटर ये लड़कियों की हाइट, ठीक है। और जो लड़कों का चेस्ट रहेगा वो 76, और 5 फुलाने पे 81 सेंटीमीटर तक जाएगा। अब मान लो शेड्यूल ट्राइब हो आप, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, है ना, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट के हो, तो लड़कों की हाइट 160 और लड़कियों की 147.5, ठीक है। और चेस्ट जो है बिना फुलाए इतने, और उसमें फुलाने के बाद इतना होना चाहिए, ठीक है, ये लड़कों के लिए। फॉर कैंडिडेट फॉलिंग इन द कैटेगरीज ऑफ, या तो आप गढ़वाली में, अगर कुमाऊं में आते हो, डोगरा में आते हो, मराठा में आते हो, एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ, और मान लो ऐसे असम से, हिमाचल प्रदेश से, या जम्मू से, या कश्मीर या लद्दाख से आते हो, तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर ले ली जाएगी लड़कों में, और 155 ले ली जाएगी लड़कियों में, ठीक है। और वहीं लड़कों का जो चेस्ट है बिना फुलाए 78, और फुलाने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 83 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए
और ऊपर चलते हैं यहाँ पर फटाफट से। फॉर ऑल कैंडिडेट्स हेलिंग फ्रॉम द, अब देखो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो होते हैं, अरुणाचल प्रदेश, अब जो बच गए मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, इनके लिए इतना, लड़कों में मेल के लिए इतना, फीमेल के लिए इतनी हाइट है, ठीक है। और चेस्ट जो है बिना फुलाए इतना, और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो मैंने ऊपर बताया था। कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम द गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, अब जो गोरखा टेरिटोरियल जीटीए से आते हैं, जीटीए कंप्राइजिंग 3 सब डिविजन ऑफ द दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, namely Darjeeling, Kalimpong and Kurseong, and includes the following मौजाज सब डिवीजन ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट्स, जैसे कि लोहागढ़ टी गार्डन हो गया, लोहागढ़ फॉरेस्ट हो गया, है ना। और एक सेकंड इसको ऊपर तो कर दूं, हाँ अभी देखिए, तो लोहागढ़ और ये क्या है, बारह चेंगा है ना, और ये पानी घाट, छोटा अदलपुर और परोवा, और ये महानदी फॉरेस्ट, चंपसाई फॉरेस्ट, सालबरी, छतरपुर, छतपाटू, है ना, सितोंग फॉरेस्ट, और छोटा छेंगा, नाइप पानिया, सॉरी मैं अगर नाम सही से नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो, है ना। खैर कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पे नाम नहीं पढ़ना, मैं तो आपको बताना। तो ये तो फिर अगर आप यहाँ से, तो मेल की हाइट इतनी हो जाएगी, फीमेल की हाइट इतनी हो जाएगी, आपका जो चेस्ट है वो बिना फुलाए इतना होगा, और फुलाने के बाद इतना, है ना, 5 सेंटीमीटर यानी 22 सेंटीमीटर तक जाना चाहिए। तो इतनी सारी बातें आपको मैंने बताई, और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि भैया जो चेस्ट का मेजरमेंट है वो नॉट एप्लीकेबल फॉर द कैंडिडेट फीमेल। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर देखना जरा ध्यान से, मैं बताऊंगा, कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन, अगर कोई भी प्रेग्नेंट लड़की है ना, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के टाइम पे और फील्ड ट्रायल के टाइम पे अगर मालूम चला कि वो प्रेग्नेंट है, तो भैया समझ जाइए कि आप रिजेक्ट कर दी जाएंगी, है ना। आपसे फॉर्म ही नहीं भरना चाहिए था आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा वहाँ पे। अब आपको पता है इसका रीज़न क्या है, ठीक है। चलिए, तो ये इसको बुरा मत मानिए, ये भैया इंसानियत दिखाई गई है, आपके पेट में एक जान है, अगर ऐसा है तो ठीक है, तो हम उसको किसी भी तरीके से घायल नहीं कर सकते, है ना। ये रक्षक है, भक्षक नहीं है कि जॉब, और आपको ये खुद को भी सोचना चाहिए कि आप ऐसे हालात में यहाँ पर गए, ठीक है, तो उनके ऊपर दोष मत डालिएगा। इसको आपको भी समझना चाहिए कि ये नन्ही सी जान को हम कैसे खतरे में डाल सकते हैं। बनी बात है, आप कूदेंगे या चाहे कुछ भी एक्सरसाइज या कुछ भी गेम इतना तगड़ा जो होगा वहाँ पे, पूरी जान उसमें लगाएंगे आप, तो अंदर की चीज़ को कुछ भी हो सकता है, इसीलिए वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है, ठीक है। बेइज्जती नहीं की जाती है, ना ही भगाया जाता है, ये मैं बता दूँ, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लिख दिया जाता है, ज़रूर है कि पढ़ने में बड़ा अजीब सा लगता है, पर उसमें परेशान मत रहिए। अच्छा, अब जो लोग फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में एलिजिबल पाए जाएंगे, फिर उनको फील्ड ट्रायल के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। तो मतलब आपको पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट अपने कंप्लीट करने हैं, जो भी हैं, बस देख लिए 3-4 चीज़ें तो हैं ही इसमें, और तो कुछ है नहीं, ठीक है। अच्छा, और जिनको भी रिलैक्सेशन चाहिए भैया हाइट और चेस्ट में, तो वो जो है आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मालूम है ना किसको मिली हाइट और चेस्ट में छूट, ये सिर्फ मिल रही है वही जो अभी मैंने पढ़ रहा था। तो आपको, आप कहाँ से हैं, गोरखा हैं या जो भी हैं, तो आपको वो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। वेट आपका हाइट के अकॉर्डिंग ही होगा। चलिए, और ये तो मैंने आपको बता दिया था भैया कि जो आपको पर्सनल स्पोर्ट्स ड्रेस, गियर, किट, ये सब लेकर के आना है, वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरिट लिस्ट जो भी तैयार होगी वो परफॉर्मेंस आपके फील्ड ट्रायल के बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी, है ना। प्रेगनेंसी के बारे में मैंने आपको बता दिया है ना, कि प्रेग्नेंट वुमेन्स को जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा वहाँ पर। और एक अंडरटेकिंग भी, यानी एक तरह से एक रिटर्न में लिया भी जाएगा उनसे, फीमेल कैंडिडेट से, ठीक है। कब लिया जाएगा, देखिए कि उनसे, लड़की जितनी भी लड़कियां वहां जाएंगी, कि वो प्रेग्नेंट नहीं है ऐसा लिखित में लिया जाएगा उनसे, ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फील्ड टेस्ट के पहले। तो आपसे पहले लिखित में ले लेंगे, और अगर आपने लिखित में दिया कि हैं, तो आपको वहां से रिजेक्ट कर देंगे, और अगर नहीं लिखा तो फिर आपको जाने देंगे, ठीक है। और ध्यान सुनिए, लिखित में होगा तो आप उनके ऊपर कभी ब्लेम नहीं कर पाओगे, इस चीज़ का आप ध्यान सुनेंगे, है ना। और ये चीज़ करनी भी नहीं चाहिए, मैं तो यहीं से मना कर रहा हूँ आपको। और इसीलिए नोटिफिकेशन क्यों पढ़ रहा हूँ आपके लिए, क्यों इतना समय दे रहा हूँ मैं, आप समझ रहे हैं, इतनी देर से मैं नोटिफिकेशन के एक पॉइंट क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप जो भी यहाँ से तैयार होकर के अच्छे से जाइए, ठीक है। देखिए, मैं आपका दोस्त ही हूँ, साथी हूँ, मैं गलत जानकारी यहाँ पर देने के लिए नहीं आया, ठीक है। और ना ही आप परेशान हो इसलिए, क्योंकि देखिए ये नोटिफिकेशन पूरा कोई नहीं पढ़ता है, ये सिर्फ आधा आधा पढ़ के सब छोड़ देते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ आप एक एक पॉइंट समझ जाएं, जो बिल्कुल बेतुके पॉइंट है बस उन्हीं को छोड़ता हूँ, बाकी सारे खास पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। बस इसी तरह की जानकारी मैं हर बार देता हूँ, तो आप इसे जो है मुझसे जुड़े रहें, बस यही कहना था। अच्छा, रिजेक्शन स्लिप भी आपको दे दी जाएगी वहाँ पर, है ना, जो क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे उनके लिए, ठीक है। अब अपील, देखिए मान लीजिए कोई फिजिकल स्टैंडर्ड में जो है फेल हो जाता है, तो अब फिजिकल स्टैंडर्ड में कहाँ तक सुनाई होती है वो ध्यान से, अगर आपको हाइट में फेल कर दें, चेस्ट में, तो ही आप अपील कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और चीज़ है तो अपील आप नहीं कर पाएंगे, समझ गए दोस्तों। जैसे आंखों में कोई दिक्कत है, अब ये तो खैर मेडिकल में आ जाता है, पर फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको हाइट और चेस्ट पे अपील कर सकते हो, और एक बार अपील अथॉरिटी ने जो बोल दिया फिर बात खत्म हो जाएगी, तो एक बार अपील करने का आपके पास है। अब देखिए मेडिकल में बात करते हैं अपन, ठीक है। अब आपको मालूम है ना कि आपके फील्ड टेस्ट में तो आपका जो पर्टिकुलर होगा उसमें फील्ड टेस्ट होगा,
ठीक है। अब मेडिकल की बात करें, जब आपने सब पास कर लिया तो मेडिकल होगा आपका। तो आंखें आप देख सकते हैं भैया कि बेटर आई माना जाता है 6/6 को, और खराब आंखें माना जाता है 6/9 को। ठीक है। और रिफ्रैक्शन जो है, विजुअल करेक्शन ऑफ एनी काइंड इज नॉट परमिटेड इवन बाय ग्लासेस। तो अगर आपने कुछ भी करेक्ट करने की कोशिश करी आंखों में अपने, तो भाई इसको परमिट नहीं किया जाएगा, है ना। भले आप ग्लास ग्लास लगाने वाला भी परमिट नहीं होगा, इसमें ध्यान रखेंगे। मतलब सोचो कि आप चश्मा लगा के आपने अपने विजुअल करेक्शन कर ली है, तो वो अलाउड नहीं है ना। एनी काइंड इज नॉट परमिटेड, साफ लिखा है। कोई भी तरीके का आपकी आंखों में सुधार अगर आपने करके विजुअल बढ़ाया है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है। कलर विजन आपका सीपी बाय इशियारा, ये जो है ये एक तरह का टेस्ट है, ये होगा आपका। और बायनोकुलर विजन इज रिक्वायर्ड। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब देखिए क्या क्या नहीं, मैंने बता दिया ना आपको, नॉक नहीं होना चाहिए, घुटने नहीं जुड़ने चाहिए, पैर सपाट नहीं होने चाहिए, तलवे होते हैं ना सपाट नहीं होना चाहिए। ठीक है। और आपकी कलर देखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक, कैंडिडेट विल बी, अब जो इनके कलर होते हैं टेस्ट के, वो इससे इशिहारा जो टेस्ट होता है ना, इससे कलर देखा जाता है। और इड्रियो जो ग्रीन लैटन टेस्ट है, इससे भी कलर देखा जाता है। ठीक है। चलिए साहब, अब देखिए टैटू की बात कर लूँ। देखो दोस्तों, इसमें साफ है, बहुत ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। कई लोग क्या है, देखिए एक तो होता है रिलीजियस टैटू, मतलब जो धर्म की वजह से चलता है। ठीक है। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, किसी भी हालत में राइट हैंड पे टैटू नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। टैटू कहाँ चलेगा वो सुन लीजिए, लेफ्ट हैंड पे चलेगा, है ना, अगर उल्टे हाथ में है तो। लेकिन उल्टे हाथ में भी सिर्फ वो टैटू जो रिलीजियस बेसिस पे बना है। अब तुमने सोचा कि तुम सांड और बैल और ये सब बना करके तुम बड़े बड़े रॉक की तरह बिल्कुल छाती तक लेकर के आधे हाथ में आधी बॉडी में तुम्हारे बन रहा है, तो वो नहीं चलेगा, है ना। कि मुंह पे टैटू लगाया और योर रॉक्स यो बेबी ये सब लिख करके रखा है, ये सब अलाउड नहीं होगा। ठीक है। याद रखिए, राइट हैंड पे तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। रिलीजियस वाला है तो ठीक है, मान्यता दी हमने, है ना। तो लोकेशन उन्होंने साफ तो बताया कि ओनली लेफ्ट फोर आर्म। अब देखो, और हाथ में भी नीचे की तरफ होना चाहिए, उल्टे हाथ में नीचे की तरफ। आप समझ गए होंगे नीचे की तरफ का मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ नहीं होना चाहिए। ठीक है। नीचे की तरफ होना चाहिए, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और इतना होना चाहिए लेस देन 1/4 ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट, है ना, एल्बो और हैंड ऑफ द बॉडी, मतलब इतना छोटा हो, 1/4 होना चाहिए। जैसे मान लो आपका हाथ का जो साइज है ना, उससे 1/4 होना चाहिए। देखिए लेफ्ट हैंड में क्यों रखते हैं, राइट हैंड में क्यों नहीं, कि सीधे हाथ से आप सलूट मारते हो। तो जब सलूट मारोगे तो आपको मालूम है नीचे वाला हिस्सा आपका ऊपर हो जाएगा। जैसे सलूट मारोगे तो हाथ का नीचे वाला हिस्सा सामने दिखेगा, सामने वाले को दिख जाएगा, तो आपकी पहचान हो जाएगी, है ना। इसीलिए सीधे हाथ में टैटू तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, ये बात ध्यान सुन लीजिए। उसमें तो नीचे भी नहीं ना ऊपर, कहीं नहीं होना चाहिए। और उल्टे हाथ में ये हो सकता है, क्योंकि उल्टे हाथ में टैटू जो है नीचे हाथ में नीचे की तरफ दिखता है, तो उसमें सलूट मारना नहीं है आपको। चलिए साहब, और हैंडीकैप लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ये बता दूं मैं। ठीक है। और अपील आप कर सकते हो, प्रोवाइड दे मेडिकल के लिए अगर आपको अपील करना तो आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको रिटर्न में ये देना पड़ेगा कि आपको रिजेक्ट क्यों गया था मेडिकल में। ठीक है। तो उसके लिए अपील कर सकते हो, और 24 घंटे के अंदर अंदर अपील कर देना वहीं के वहीं। ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है। और जो फिर वो देंगे वो डिसीजन उनका आखिरी होगा, और सेकंड अपील आपको नहीं करनी दी जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए भैया, फाइनल सिलेक्शन में बात कर देता हूँ। फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशंस ऑफ द कैंडिडेट इन मेरिट लिस्ट भैया, अकॉर्डेंस विद द अवेलेबिलिटी ऑफ द वैकेंसी के हिसाब से सीधे मेरिट लिस्ट उसी के हिसाब से बनेगी आपकी, है ना। आपके अचीवमेंट और अचीवमेंट्स जो भी हैं उनके, है ना, एंड फील्ड ट्रायल्स, है ना, लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन, मतलब दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। फाइनल सिलेक्शन विल बी डन ऑन द, देखो किस किस के बेसिस पे होगा। अचीवमेंट यानी कि क्या खेल के आए हो, इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट, यूनिवर्सिटी, एक तो ये, प्लस आपका फील्ड ट्रायल, फील्ड ट्रायल जो होगा वो। ठीक है। इनके बेस पर आपका मेरिट तैयार होगा, है ना। तो इसमें भी आपको ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है, ये तो अब आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, आप कितना खेलें। और 10वीं तक तो मार्कशीट ही मांगी गई, तो और तो कुछ है ही नहीं। ठीक है। और जो भी लोग रिजेक्ट होंगे भैया, उनको विदाउट नोटिस ही रिजेक्ट कर देंगे, तो परेशानी की जरूरत नहीं है। कुछ भी गलत मत करना, बता रहा हूँ, एप्लीकेशन में कुछ गलत मत भरना, वरना FIR भी दर्ज कर देंगे, साफ साफ लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक है। द कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर रिक्रूटमेंट इफ, अब भाई मान लो आपने कन्विक्टेड या अरेस्ट हुए कभी, तो आप तो भर्ती ही नहीं कर सकते, इसको भगा देंगे, फिर आपको यहाँ भगाया जाता है ना। द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन ऑल एस्पेक्ट्स, दैट इज लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन, अचीवमेंट्स, फिजिकल स्टैंडर्ड्स, दिस टेल विल बी, अब ये तो फालतू चीज़ है, इसको बताया नहीं। देखो फिजिकली हैंडीकैप मैंने जैसे बताया वो एलिजिबल ही नहीं है। ठीक है। कोई भी मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें मत लेकर के जाना, है ना। अकोमोडेशन, फूड, ट्रांसपोर्टेशन कुछ नहीं देंगे, TADA कुछ नहीं देंगे, है ना। द फर्स्ट फेज ऑफ रिक्रूटमेंट में टेक 20 से 30 दिन लगते ही लगते हैं टू कंप्लीट। कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट स्कीम इज नॉट एप्लीकेबल टू दिस रिक्रूटमेंट रैली। और भाई ये तो डैमेज इंजरी के लिए आपके, तो मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही।
ठीक है। ओवर क्राउडिंग नहीं होने देंगे, वैकेंसीज टेंटेटिव हैं, ये तो मैंने बता ही दिया था आपको। ओवर क्राउडिंग मतलब कि माता पिता को आपके बाहर रख देंगे प्रेमिसेस से, बस आप ही अलाउड रहोगे, इससे भीड़ नहीं बढ़ेगी वहाँ पर, ठीक है। कैंडिडेट प्रोविजनल सिलेक्टेड विल बी, अब जितने भी लोग सिलेक्ट होंगे उनको न्यू पेंशन स्कीम के तहत जो है पेंशन वगैरह सब की जाएगी। पे स्केल आपका 7th पे की तरफ होगा उसमें से, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर ये फॉर्म खत्म हो जाता है जो मैं आपको बताने वाला था, ये आपको आखिरी में यहाँ पर ये साइन दिख जाएंगे इनके, है ना, शिलोंग से जनरल असम राइफल्स के डायरेक्टर के। तो दोस्तों इतनी सारी जानकारी मैंने आपको दी, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी आपको। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि इसमें कुछ भी अपडेट आएगा तो मैं ही उसे लेकर के आपके सामने लेकर के आऊँगा, ठीक है। और भी चीज़ें मैं यहाँ पर क्या करता हूँ दोस्तों, ये नहीं कि सिर्फ बड़े बड़े एग्जाम्स के यहाँ पे नोटिफिकेशन बताता हूँ, क्योंकि उसको बताने के लिए ऑलरेडी बहुत सारी भीड़ है, ठीक है। मैं उन पर बात करता हूँ जिसके बारे में आपको नहीं पता होता है और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब सोचिए स्पोर्ट्स भी अब हम ही नहीं बढ़ाएंगे, अगर हम ही एसएससी और ये सब करते रहेंगे तो फिर कैसे बढ़ेगा, है ना। जब मोदी जी भी कहते हैं, हर कोई कह रहा है सभी स्पोर्ट्स को बढ़ावा दो, तो इसीलिए मैंने बहुत इंपॉर्टेंस लिया, क्योंकि इसमें क्रिकेट से हट करके बाकी सारे स्पोर्ट्स है। तो एक एक बंदे की जिम्मेदारी है कि वो एक एक चीज़ को इतना महत्व दे जितना उसने कभी किसी एक स्पोर्ट्स को दिया है। तो हर चीज़ को जब उतना महत्व दोगे तो हर चीज़ बढ़ेगी, है ना। इंसान मोटिवेट होगा उस चीज़ को करने में, उस चीज़ को खेलने में, ठीक है। तो बस यही सोच के साथ मैं यहाँ पे आया दोस्तों, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित रहिए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए और संपूर्ण टीकाकरण जरूर करवाइए।